गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इंडिया पेपर में राजकोषीय नीति का टॉपिक शुरू किया था, जिसमें हमने ये पढ़ा कि राजकोषीय नीति किसे कहते हैं। सरकार की आय और व्यय से संबंधित जो नीति होती है उसे हम राजकोषीय नीति कहते हैं। तो सरकार के आय के साधन क्या है, व्यय के साधन क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है और क्या उद्देश्य लेकर के राजकोषीय नीति बनाई जाती है, जिसके बारे में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। आगे हम चलते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। तो राजकोषीय नीति के कंपोनेंट्स या कॉन्स्टिट्यूएंट्स या क्या क्या उसमें हम शामिल करते हैं, घटक क्या क्या है, इसके बारे में हम लोग अभी बात करते हैं। इसका जो फर्स्ट पोर्शन है वो है, फर्स्ट जो भाग है वो है सार्वजनिक आय या करारोपण नीति। राजकोषीय नीति को हम सार्वजनिक आय नीति, करारोपण नीति आदि के नाम से भी जानते हैं। करारोपण नीति क्यों बनाई जाती है? जिसमें विभिन्न प्रकार के कर जैसे प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर को हम समावेश करते हैं, जिसके सिद्धांतों, प्रभावों, करों के भार का विश्लेषण करते हैं इसमें, जिससे कि कर इस प्रकार भी नहीं हो जिससे कि उपभोग बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए या मूल्य स्तर में वृद्धि भी नहीं होनी चाहिए। पूंजी निर्माण होना चाहिए, पुनः विनियोजन करने हेतु आनी चाहिए, योग्य आधिक्य करदान क्षमता में वृद्धि हो सके। इस तरह से हम करारोपण नीति का निर्माण करने की कोशिश करते हैं, जिससे उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिए और सरकार करों से अपनी आय को बढ़ा करके आय की असमानताओं को कम करने के लिए प्रगतिशील करारोपण की नीति अपनाती है। और विकासशील देशों में करारोपण को बहुत सोच समझ के किया जाना चाहिए, ताकि संगठित उद्योग एवं वाणिज्य में लगे व्यक्ति संस्थाओं को से अधिकाधिक कर हमको मिल सके। तो हम प्रगतिशील कर प्रणाली अपनाते हैं। तो किसी भी देश की राजकोषीय नीति में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल किसका होता है? करारोपण नीति का होता है, जिससे करों को हम लोग, करों के द्वारा सरकार अपनी आय प्राप्त करने की कोशिश करती है। दूसरी आती है सार्वजनिक व्यय की नीति। राजकोषीय नीति जो है उसके अंतर्गत सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत, प्रभाव, आर्थिक कल्याण, उनकी भूमिका का विश्लेषण किया जाता है। जो समानता लाने के लिए उचित सार्वजनिक व्यय की नीति हमको क्यों अपनानी है? क्योंकि विकास और कल्याण कार्य भी करने हैं, प्रशासनिक कार्य भी करने हैं, पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास भी करना है, आधारभूत संरचना भी बनानी है, पूंजीगत उद्योगों का विकास करना है, विद्युत और सिंचाई परियोजनाओं, परिवहन, संचार सुविधाओं का विकास, इन सब का व्यय करना है। इसलिए सरकार को सार्वजनिक व्यय की नीति को भी बनाना होता है। और उससे क्या होता है कि देश में हमारे आधारभूत ढांचे का निर्माण होगा, तभी तो आगे का विकास होगा। और अनुदान देना भी होता है। निजी पूंजी की कमी होने पर स्वयं सरकार को पूंजी विनियोग करना पड़ता है, सुरक्षा पे व्यय करना पड़ता है, शांति बनाए रखने के लिए व्यय करना पड़ता है। तो विकास कार्य करने के लिए हमें सार्वजनिक व्यय नीति अपनानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि ब्यूरोक्रेसी होती है, सर्विस क्लास लोग होते हैं, उनके लिए भी हमको व्यय करना, इसलिए सरकार को घाटे की बजट भी बनाना पड़ता है। घाटे की बजट पूर्ति अतिरिक्त करारोपण से भी की जाती है। तो ये हम सार्वजनिक आय की नीति, व्यय की नीति के द्वारा करते हैं। तीसरा आता है सार्वजनिक ऋण की नीति। सार्वजनिक ऋण की नीति में जैसे कर राजस्व, गैर कर राजस्व से प्राय आय अपने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दायित्वों को पूरा करने में और कई आंतरिक कार्य करने के लिए सरकार को ऋणों की ज़रूरत पड़ती है। तो राजकोषीय नीति में हम लोग ऋण के द्वारा भी अपने कार्यों को करने की सरकार कोशिश करती है। कई बार ऐसा होता है कि दीर्घकालीन निवेश की परियोजनाएं के लिए पैसा नहीं होता, तो विदेशी ऋण लेने पड़ते हैं। जन कल्याण की योजनाओं के लिए हमको ऋण लेने पड़ते हैं। और यदि सरकार के पास जो भी बजट घाटा होता है वो इतना ज़्यादा हो जाता है, तो क्या किया जाए? तो ऋणों के द्वारा सरकार अपनी आय को पूरा करने की कोशिश करती है। तो ऋण भी एक तरीका है अपने खर्चों को पूरा करने के लिए। सरकार को राजस्व एवं गैर कर राजस्व से आय जब कम लगती है, तो सरकार ऋण की स्थिति को, ऋण का एक तरीका अपनाती है, ऋण के द्वारा अपने आयों को पूरा कर आय व्यय करने की कोशिश करती है।
चौथी आती है सरकारी बजट नीति। ये बजटरी नीति क्या है? बजट प्रतिवर्ष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आय और व्यय का बजट बनाती है, गैर कर राजस्व आय का अनुमान लगाती है और विभिन्न मदों जैसे सुरक्षा, विकास कार्य, प्रशासनिक कार्यों पर व्यय की कुल राशि की रूपरेखा बनाती है। तो इस प्रकार से बचत का बजट, जब आय अनुमानित व्यय से अधिक हो तो बचत होगी और अनुमानित व्यय आय से अधिक हो तो घाटे की बजट होगा। तो घाटे का बजट का मतलब है कि उस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार नोट छापती है और सरकार घाटे की पूर्ति के लिए हीनार्थ प्रबंधन करती है। यानी सरकार को नोट छापने होते हैं, उस घाटे जब व्यय ज़्यादा और आय कम होती है तो उस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार नोट छाप करके उसको खर्चे को पूरा करने की कोशिश करती है। पर वैसे तो देखा जाए तो बचत वाला बजट अच्छा माना जाएगा, पर क्योंकि गवर्नमेंट का एक जिम्मेदारी है किसी भी देश के आर्थिक विकास करने की। आज के ज़माने में तो विकासशील देशों के साथ साथ विकसित देश भी घाटे का बजट बनाते हैं। तो घाटे का बजट बनाने की प्रवृत्ति सामान्य है, जिसकी वजह से सरकार नोट छाप करके ज़्यादा से ज़्यादा अर्थव्यवस्था में निवेश करने की कोशिश करती है और देश का आर्थिक विकास करने की कोशिश करती है। आज के समय में घाटे की वित्त व्यवस्था को बहुत ज़्यादा बुरा नहीं माना जाता और घाटे की वित्त व्यवस्था के द्वारा ही सरकार आर्थिक विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए एक्सीलरेट करने की कोशिश करती है। तो ये चारों हिस्से जिसकी अपन ने बात की, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण और बजटरी नीति या घाटे की वित्त व्यवस्था, राजकोषीय नीति की सबसे 4 प्रमुख भाग हैं जिसके थ्रू इसको सम्मिलित रूप में हम लोग राजस्व नीति कहते हैं।